हेलो फ्रेंड, मैं जयदेव वर्मा बेटा स्टडी पॉइंट से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सामान्य हिंदी की वर्णमाला का पहला पार्ट कल हो चुका था। आज दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। अगर जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर आकर पहले पार्ट को देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला से एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जिसमें हिंदी आती है उनमें वर्णमाला से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट वर्णमाला का। हवा के नाक मुख से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है, 2 प्रकार से, निर्नुनासिक व्यंजन स्वर और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक मुख से निकले। जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपनी हवा मुंह से निकलती है, वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये निर्नुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती हो, वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इनकी पहचान होती है, जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु लगा हो, चंद्र बिंदु ऊपर चढ़ा हो, तो समझ लेना वो अनुनासिक स्वर हैं। तो एग्जाम पूछ लिया जाता है अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, तो आप देख लेना। जिस स्वरों पर चंद्र बिंदु पर लगा है तो आप उन्हें अनुनासिक व्यंजन कह सकते हैं। आगे देखें, नए आगत वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, उऋण वर्ण या दुगुण वर्ण, ये कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ अगले भाग से उठकर तेजी से फेंकती है, उन्हें नए आगत वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, उऋण वर्ण या दुगुण व्यंजन कहते हैं। कौन से होते हैं वो? ड और डा। ड और डा को नए आगत वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, उऋण वर्ण या दुगुण व्यंजन कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ड और डा कौन से वर्ण हैं, या नए आगत वर्ण कौन से हैं, उच्छिप्त वर्ण कौन से हैं, उऋण वर्ण कौन से हैं, ये दुगुण वर्ण। इन चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से हैं, तो वो ड और डा ही नए आगत वर्ण हैं, उच्छिप्त वर्ण हैं, उऋण वर्ण हैं, ये दुगुण वर्ण। आगे देखें, अयोगवा। तो अयोगवा ये 2 प्रकार के होते हैं। अयोगवा अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर कौन सा होता है? किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हो तो वो अनुस्वर कहलाता है। और विसर्ग कौन सा होता है? किसी वर्ण के पीछे बिंदी लगी हो, दो बिंदियाँ लगी हो, वो विसर्ग होता है। अनुस्वर का चिन्ह देख लो, ये चिन्ह किस तरह से होता है? बिंदी की तरह का होता है। तो ये किसी भी के वर्ण के ऊपर चढ़ा हो तो समझ लेना कि वो अनुस्वर है। जैसे हंस, हंस के ऊपर जो बिंदी लगी है ऊपर, अंग, इसे अंग की मात्रा भी कहते हैं। अंग और हा, अंग की मात्रा भी कहते हैं। ये ऊपर लगी है तो समझ लो वो अनुस्वर है। तो पूछ लिया जाता है अनुस्वर कौन सा है, या विसर्ग कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। तो अनुस्वर जिसके ऊपर बिंदी लगी हो वो अनुस्वर है। विसर्ग के चिन्ह 2 बिंदी होते हैं जो पीछे लगे रहते हैं। तो किसी भी वर्ण के आगे 2 बिंदी लगी हो तो समझ लेना वो विसर्ग है। जैसे प्राथा, प्राथा के पीछे जो 2 बिंदियाँ लगी हैं वो विसर्ग है। अयोगवा, अयोगवा क्या है? अयोगवा वो अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं जिन्हें ना तो स्वर में ही गिना जाता है और ना ही वो व्यंजनों में। ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवा का नामकरण किसने किया था? तो अयोगवा का नामकरण हिंदी के पाणी कहे जाने वाले डॉक्टर किशोरदास वाजपेयी द्वारा अयोगवा का
नामकरण किया था। किशोर दास वाजपेयी ने अयोगवाद चिन्हों को अयोगवाद वर्णों का नामकरण किया था। आगे देखें, हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह क्या होता है? व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। इसका अर्थ होता है आधा, अर्थात स्वरहीन आधा। जैसे कोई भी व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत लगा दिया जाए तो ये व्यंजन पूरा नहीं, आधा है। तो किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हो वह स्वरहीन या आधा व्यंजन कहलाता है। तो पूछ लिया जाता है एग्जामों में इस तरह से दे के, और पूरे 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 भी दे दिया जाता है, आधे भी दे दिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वरहीन वर्ण कौन सा है, या हलंत चिन्ह वाला वर्ण कौन सा है। तो जिसके नीचे हलन लगा है तो वो हलंत चिन्ह वाला हो गया, या स्वरहीन वाला। तो इसको पता नहीं कि स्वरहीन वाला कौन सा होता है, तो इसके नीचे भी हलंत लगा तो वो भी स्वरहीन वाला व्यंजन कहलाता है। व्यंजन, अब व्यंजन देखते हैं। स्वर खत्म होते हैं यहाँ से, अब व्यंजन चालू होते हैं तो व्यंजन देखते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी वर्ण होता है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है और न ही लिखा जाता है। जैसे ये लिखा गया है तो इसमें स्वर लगा ही है। इसका अगर अपन दो भाग करेंगे तो नीचे लग जाएगा हलंत और प्लस आ, क्योंकि इसमें मात्रा लगी आ की, इसलिए आ। तुम बिना स्वर की सहायता से बिना स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। माने एग्जाम पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो पर आपको 33 ही लगानी। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर पूछा गया कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 39 होती है, और डा को मिलाकर 35 हो जाती है। आगे देखें, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर एग्जाम पूछा गया कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने तरह के होते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं ये देखें। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से कम हवा निकले वह अल्पवाल व्यंजन कहलाते हैं। माने किसी भी व्यंजन का अपन उच्चारण करते हैं और हवा मुख से कम निकले, कम मात्रा में निकले, वह अल्पवाल व्यंजन होते हैं। वे कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये तो आपको कई प्लेटफॉर्म पर मिल गया होगा या कई चैनलों पर मिल गया होगा का अल्पप्राण व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण वर्ग का अल्पप्राण कहलाता है। लेकिन आगे देखो, ये भी अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। सभी स्वर, अंतष्ट व्यंजन और डाढ़ा, ये दुगुण व्यंजन, ये भी अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। ये भी अल्पप्राण कहलाते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा गया कि सभी स्वरों में से कोई भी वर्ण दे दिया तो वो भी अल्पप्राण कौन सा है पूछ लिया, इनमें से दे दिया तो वो अल्पप्राण है। ये अंतष्ट व्यंजन में से दे दिया वो भी अल्पप्राण है। या अड़ा दुगुण व्यंजन में से दे दिया वो भी अल्पप्राण है। या किसी भी वर्ग का, वर्ग क्या होता है? का वर्ग। का वर्ग से का, खा, गा, घा और अणा। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अणा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्पप्राण कहलाता है। तो पर याद करने की दृष्टि से देखते हैं, अल्प माने होता है छोटा। अगर याद नहीं होता है, बार बार भूल रहे हो तो देखें, अल्प माने होता है छोटा। तो अपन देखें किसी वर्ग का सबसे छोटा माने पहला वर्ण उठाएं। अल्प माने छोटा, तो अल्प पहला, आगे आने वाला वर्ण पहला, तो आगे का वर्ण उठा लें अ, तीसरा और पांचवा, ठीक है। और सभी स्वर, अंतष्ट व्यंजन और दुगुण व्यंजन, ये अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा ज़्यादा मात्रा में निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है, वह
महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन शामिल रहते हैं महाप्राण में? किसी भी प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा ये वर्ण होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं, ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन ये भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो अब एक तरीके से देख लेना, अल्प प्राण मतलब गणित में देखा होगा विषम संख्याएं, तो अल्प प्राण की श्रेणी में विषम संख्याएं आती हैं और महाप्राण की श्रेणी में सम संख्याएं आती हैं। तो सम संख्याएं देख लेना 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं और 2 और 4 सम संख्याएं। तो महाप्राण मतलब सम और अल्प प्राण मतलब विषम। आगे देखें, गोसत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो गोसत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष, सघोष या घोष। अघोष, सघोष या घोष। तो अघोष कौन से व्यंजन होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो वह अघोष कहलाते हैं। मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा, अपन उनका उच्चारण करें तो कंपन पैदा ना हो, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये अघोष की श्रेणी में आते हैं, अघोष कहलाते हैं। और श और श ये भी अघोष की वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। श और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग भी अघोष वर्ण कहलाता है। तो अघोष मान आगे से ही, अघोष मान आगे से ही 1, 2 और सा ये कौन से वर्ण ऊष्म व्यंजन होते हैं? तो ये हा को छोड़कर, ऊष्म व्यंजन से हा को छोड़कर ये अघोष की श्रेणी में आते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण करते स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या रा या व रा ला और हा और सभी स्वर और ड़ और ड़ त्रिगुण व्यंजन, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, ह और द्विगुण व्यंजन ये अघोष, ये सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या व र ल या ह ये सभी स्वर या द्विगुण व्यंजन ये सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान देखें एक बार, तो आप वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से क्या होता है? तो कंठ या कंठ्य। तो कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? कई बार एग्जाम पूछा गया कंठ व्यंजन कौन से हैं? कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? कंठ, आप अपने पूरे शरीर के गर्दन को लेकर चलें, गर्दन से आप अपने हाथ से और बोलते समय कंठ, कंठ के हाथ लगाओ और कंठ माने अ, आ, हा और का वर्ग और हा, ये कंठ व्यंजन कहलाते हैं। अ, आ, हा, का वर्ग और हा ये कंठ व्यंजन कहलाते हैं। कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? अ, आ, ह और का वर्ग और हा ये कंठ व्यंजन है। फिर उसके बाद कंठ तालु, कंठ तालु ए आई, ए और आई कंठ तालु व्यंजन कहलाते हैं।
तो ये ऐ कंठ तालु व्यंजन कहलाते हैं। ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंठ तालु व्यंजन कौन से हैं, कंठ तालु। तो ए और ऐ कंठ तालु व्यंजन होते हैं। और कंठ के अगर ऊपर चलोगे तो तालु आता है, कंठ के अपने जो कंठ से ऊपर जाओ तो तालु। तो अपने याद करने का तरीका है ये कि कंठ से ऊपर गए तालु। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, चा वर्ग या ए या और सा, चा वर्ग ए या और सा सीटी वाला, चा वर्ग ए या और सा, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो कंठ से ऊपर तालु और फिर तालु से ऊपर मूर्धा, तो ऊपर जाके मूर्धा व्यंजन कौन से होते हैं, टा वर्ग और सा षटकोण का सा और ऋषि, टा वर्ग षटकोण का सा और ऋषि, ये मूर्धा या मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं। तो अपन याद करने में इसमें फ़ायदा मिलता है, सहूलत मिलती है कि का वर्ग के बाद आता है चा, तो चा के बाद आता है मूर्धा, तो ऐसे कंठ के बाद आता है तालु और तालु के बाद आता है मूर्धा। तो ये वर्ग तो अपने याद हो जाएंगे, बाकी का जो अ हा दिया है कंठ में, तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंठ तालु ए ऐ, तो कंठ तालु ए ऐ व्यंजन होते हैं। फिर तालु व्यंजन, तो चा वर्ग तो अपने याद ही होगा, का के बाद चा आता है। उसके बाद ए या और सा, ये आप याद करना पड़ेगा। तालु व्यंजन में ये भी होता है कि ए या और सा तालु व्यंजन कहलाते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालु के बाद ऊपर जाओगे तो मूर्धा, तो मूर्धा के बाद टा वर्ग आ गया, टा वर्ग हो गया। उसके बाद स और ऋषि मूर्धा। उसके बाद आगे जाओगे तो दंत, तो ता वर्ग, और ता वर्ग के बाद सर्व वाला श। फिर यहाँ से जो अधिकतर पूछे जाते हैं पा, उसके बाद पा वर्ग ओष्ठ व्यंजनों में, ओष्ठ व्यंजन पा वर्ग, और पा वर्ग में उ और उ, ये पर वर्ग में ही आते, पा वर्ग ओष्ठ व्यंजन कहलाते, उ और उ ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। और पा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो भी ओष्ठ व्यंजन में आते हैं। नासिक व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन की श्रेणी में आता है। और अंग अड़ा न और म, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। अधिकतर एग्जाम पूछने जाने वाले क्वेश्चन ये हैं, कंठ, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठों के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। कंठ ओष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन, तो ओ औ कंठ ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन कौन से, दंतोष्ठ, तो वह दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। दंत मूल, दांत के मूल से बोले जाने वाले र और ला दंत मूल व्यंजन कहलाता है। आगे देखें द्वित्व व्यंजन। ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन के बारे में आपने एग्जाम में देखा होगा, कई बार पूछा गया द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं। तो जब एक ही वर्ग के वर्ण दो बार प्रयोग किए जाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, चक्कर, तो पक्का में का एक ही वर्ण दो बार यूज हो रहा है, मतलब कटा हुआ लग जाए किसी वर्ण, वही वर्ण में वही कटा हुआ लग जाए तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, बच्चा, रस्सा, गुस्सा, तो इसमें सा लगा है, इसमें का लगा है, इसमें चा लगा है, तो इस तरह से ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में कौन सा द्वित्व व्यंजन है, तो दिल्ली ला में ला लगा था, तो दिल्ली द्वित्व व्यंजन था। आगे देखें काकल्य या स्वर यंत्र व्यंजन कौन सा, काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्री व्यंजन कौन सा है, जिसका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ के प्रयोग द्वारा किया जाता है। जैसे हा को काकल्य या स्वर यंत्र व्यंजन कहा जाता है। तो एग्जाम पूछा जाता है कि काकल्य व्यंजन कौन सा है या स्वर यंत्री व्यंजन कौन सा है, तो स्वर यंत्री व्यंजन और काकल्य व्यंजन ये हा को ही कहा जाता है, काकल्य व्यंजन और स्वर यंत्री व्यंजन हा कहलाता है। आगे देखें वर्तस्य व्यंजन कौन सा है, वर्तस्य व्यंजन
तो न ल रस, नल रस इन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए जुआ ऊपर के वर्चस्व को छूती है। तो एग्जाम पूछ लिया था वर्चस्व व्यंजन कौन सा है। वर्चस्व व्यंजन नल रस, ये आप अपने ठीक से भी याद करते हैं तो रस और नल, रस और नल, ये रस नल नल रस, ये वर्चस्व व्यंजन कहलाते हैं। तो एग्जाम पूछ लिया था वर्चस्व व्यंजन कौन से हैं, तो वर्चस्व व्यंजन नल रस, ये वर्चस्व व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें पश्चरतस्य व्यंजन, पश्चरतस्य व्यंजन ये कौन से होते हैं, श च ज, स च ज, सचज, ये पश्चरतस्य व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें, अब आगे पश्चरतस्य व्यंजन कौन से होते हैं, स च ज, स च ज पश्चरतस्य व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, यह संयुक्त अक्षर, एग्जाम में ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि संयुक्त अक्षर कौन सा है या संयुक्त व्यंजन कौन सा है। व्यंजन और व्यंजनों के मिल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे छ, छा को क प्लस श को मिलाकर छ बनाया जाता है, छ का प्लस सा को मिलाकर छ बनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छ किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, या का और सा से मिलकर कौन सा वर्ण बनता है। इस तरह से दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सा बनता है। तो का, जो भी का है वो अर्ध आधा स्वर होता है, मतलब आधा वर्ण होता है, आधा वर्ण होता है, और श पूरा होता है, मतलब जिससे जिसको अलग करें वो आधा होता है। तो का और श ये छत बनाता है, त्र त और रा बन के त्र बनता है, और ज्ञा जा और ज्ञा बन के ज्ञा बनता है, और श और रा मिलकर श बनता है। आगे देखें, मैं अलग से लेके आया हूँ उसको, आप देखेंगे कि आगत ध्वनियाँ अरबी फारसी या तलबिंदु या नुक्तावर्ण, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है कि आगत ध्वनि कौन सी है, अरबी फारसी वर्ण कौन से हैं, तलबिंदु कौन से हैं, नुक्तावर्ण कौन से होते हैं। नुक्तावर्ण होते हैं जिसके नीचे कोई भी वर्ण लिखा है उसके नीचे बिंदी लग जाए तो नुक्तावर्ण कहलाते हैं। जैसे खा बना है, खा के नीचे बिंदी लगा दो छोटी, तो नुक्तावर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, का, ख, ज, फ, इन सब के नीचे ये बिंदी लगी है, ये नुक्तावर्ण कहलाते हैं। नुक्ता लगने पर अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। अगर किसी भी वर्ण के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, बदल जाता है और किसी अन्य वर्ण का हो जाता है। जैसे नुक्ता चिन्ह हिंदी के वर्ण, नुक्ता चिन्ह हिंदी के वर्ण का, खा, गा, जा, फा, का, खा, गा, जा, फा और आ, इनके नीचे ही लगाया जाता है और किसी वर्ण या व्यंजन के नीचे नहीं लगाया जाता है। का, खा, फा और जा, इनके नीचे नुक्ता वर्ण लगाया जाता है। तो आप कहीं भी एग्जाम में अगर ये दिए हों तो आप सोच समझ के ये एग्जाम में निशान लगाएं, उसको फिल करें। तो इनका मैंने उदाहरण भी रखे हैं, उदाहरण को देखें आप कि किस तरह से इनके शब्द बनते हैं और किसका क्या अर्थ होता है, वो आप एक बार देखेंगे। कई बार एग्ज़ाम पूछा जाता है तो अपन गलत लगा जाते हैं। जैसे जरा, जरा, तो जरा का मतलब होता है थोड़ा, जिसके नीचे नुक्ता लगा है और जरा लिखा है तो उसका मतलब होता है थोड़ा, और जिसके नीचे नुक्ता नहीं लगा है और जरा लिखा है, जरा माने होता है बुढ़ापा, कि आपको जरा आ गया क्या, जरा माने होता है बुढ़ापा। जैसे फन, फन नुक्ता लगा है फन तो उसका मतलब होता है कौशल। अगर कौशल आपको लिखना है तो फन, इस तरह से फन लिखना पड़ेगा, उसका मतलब कौशल होता है। और फन
फन का मतलब होता है सांप का शीर्ष भाग, जो सर्प होता है उसका शीर्ष आगे वाला भाग होता है वो सर्प फन कहलाता है। सजा, तो सजा क्या होती है, जिसके नीचे जा के नीचे अगर सजा लिखी है तो जा के नीचे अगर नुक्ता लगा है तो सजा का मतलब होता है दंड, और अगर उसके नीचे सजा के लिखा उसके जा के नीचे नुक्ता नहीं लगाए तो उसका होता है सजना। सजा मतलब सजाना या सजना। तेज, तेज माने होता है धुत, धुत नुक्ता लगा है तो। और तेज, तेज माने होती है चमक। आगे देखो गज, गज नुक्ता लगाए तो गज माने होता है नापने की इकाई। आपने देखा होगा नापने की इकाई को गज कहते हैं। और अगर नुक्ता नहीं लगा है जा के नीचे तो उसका मतलब होता है, गज का मतलब होता है हाथी। गरज, नुक्ता लगा जा के नीचे तो गरज माने होती है मजबूरी। हमारी तो गरज है, कई लोग कहते हैं हमारी तो गरज है, तो गरज माने होती है मजबूरी। और गरज माने होती है बादलों का गरजना। जब बादल गरजते हैं तो वो गरज कहलाती है। जाली, जाली माने होता है नकली, नकली जाली माने होता है नकली, जाली माने नकली होता है। और जाली माने झीनीदार कपड़ा होता है, जालीदार कपड़े होते हैं वो जालीदार कपड़े, ये झीलीदार कपड़ा। जमाना, जमाना होता है दुनिया। अगर जमाना लिखो आप तो नीचे नुक्ता लगा कर ही लिखना जमाना, ये शुद्ध वाक्य नुक्ता लगाकर जमाना दुनिया का मतलब होता है, या जमाना मतलब ठंडा करना होता है। राज माने होता है रहस्य, नुक्ता लग गया तो राज का मतलब हो गया रहस्य। अगर नुक्ता नहीं लगा है और राज लिखा है तो उसका मतलब होता है शासन। तो इन जो ये शब्द दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, इनको आप नोट कर लेना और याद कर लेना। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है जरा इसका अर्थ क्या होता है, या थोड़े का कौन सा शब्द सही है, इस तरह से पूछ लेता है। या जरे का शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है, फन का कौन सा लिखा है, कौशल का मतलब कौन सा होता है, इस तरह से कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप इसको नोट कर लें। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल जाए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।